हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक का। प्यारे बच्चों, अगर आपने 8.1 का वीडियो नहीं देखा होगा ना तो जरूर देख लेना, ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर है कि हम लोग कौन कौन से जो फॉर्मूला है या जो भी मैं मेथड्स यूज़ करूँगा, हम लोग बहुत सारे मेथड्स पिछले एक्सरसाइजेस का भी यूज़ करने वाले हैं, कुछ हम लोग 8.1 है उसका भी यूज़ करने वाले हैं। इसलिए उसका वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके अलावा अगर मेरे बच्चों, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना क्लास 8 में, अगर आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, मान लो, या क्लास 7 वगैरह में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो, तो एक बेहतरीन ऑफर है मेरे पास आपके लिए। वो ऑफर क्या है कि मैंने पिछले साल क्लास 9 के बच्चों को अंतिम बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, और मेरे बैच में पढ़ करके ना कई बच्चों ने अपने क्लास में टॉप किया है मैथ्स में खास करके। तो मैं यहाँ पर फिर से वही बैच जो दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ। बस इस बार एक चेंज ये रहेगा कि जो मैंने वीडियोस पिछले बार लाइव क्लासेस के थ्रू किए थे वो अब अपलोडेड फॉर्म में वहाँ पर आपको मिलेंगे, और उसके लिए मैंने उसके प्राइस भी जो बहुत कम कर दिया है। केवल 499 में आप लोग साल भर एक्सेस कर सकते हो। उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लंबे लंबे वीडियोस बना करके, लाइव क्लासेस कर करके बच्चों को तो डिटेल में समझाया हुआ है। डाउट क्लासेस वगैरह सारे करा रखे हैं। तो वो बैच आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मैथ्स में तो। और वो बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एमडी सर का जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर में आप जाना ना, तो एमडी सर सर्च करना, या फिर आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन को भी चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा लिंक हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो बैच को जो है वहाँ पर बैक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल, और जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD का हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R और S जो है वो मिड पॉइंट्स हैं हमारे AB, BC, CD और AA का। ठीक है, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि AC जो है वो डायगोनल है। देखो AC हमारा एक डायगोनल है, तो तीन चीज़ हमको शो करने के लिए कहा गया, और ये तीनों चीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप एक को कंप्लीट करोगे तो दूसरा, तीसरा, चलो है ना, जितने भी हैं सभी आपस में सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, और सबसे पहले हमसे क्या बोला गया था कि ये जो P है, ये जो Q है, ये R और ये जो S है ना, ये सभी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये जो साइड दिए हुए हैं ना, इन सभी साइड के मिड पॉइंट हैं। अब आप लोग तो ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हो, मान लो इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट है ऐसे, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ले लेते हैं D, और इस पॉइंट का नाम लेते हैं E। ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये जो लाइन DE हमने बनाया है ना, ये हमेशा ऑलवेज इस वाले लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, यानी कि इस वाले साइड के। और एक और यहाँ पर चीज़ फॉलो किया जाता है मिड पॉइंट थ्योरम में कि जो DE है वो BC का हमेशा आधा ही होगा, गारंटी के साथ एकदम, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है। अगर BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर का होगा तो जो DE है वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है। थोड़ा सा मैं साइड में कुछ नोट्स दे दिए रहूँगा, ताकि जब आपको मैं टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कराऊँ ना तो टेंशन ना हो, किसी बच्चे को समझ में यानी कि कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से सर ने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो ये सब देखिएगा तो तुरंत उसको रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोला है कि SR को AC के पैरेलल प्रूव करो। तो SR ये वाली लाइन है, AC वाली लाइन है। तो तुम क्या करो कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम तुम लोग A, D और C रख सकते हो, देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यूज करो। इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC। ADC के अंदर क्या है, S एंड R आर मिड पॉइंट। क्या है भैया, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ कौन से, तो साइड, कौन से साइड, तो AD का एंड दूसरा वाला साइड CD का। ठीक है, जो S था वो AD का मिड पॉइंट है, और जो R है वो CD का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पूरा ही लिख ही देता हूँ थ्योरम, नहीं तो बच्चे लोग शुरू में कंफ्यूज होंगे कि भैया मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। कि यहाँ पर डायरेक्ट वही लिखोगे तुम लोग कि अगर इस ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन SR बनी है ये थर्ड वाले साइड AC की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा SR पैरेलल टू AC। एंड दूसरा चीज़ ये भी लिखोगे कि SR जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ AC का। और यही चीज़ अपने को प्रूव करने के लिए बोला गया था ना SR, ये फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था SR को और AC के पैरेलल प्रूव करो, और SR को AC का हाफ प्रूव करो। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लग गया। अब क्या करो कि यहाँ पर ये प्रूफ तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। इसको तुम ऐसे बक्से में क्लोज भी कर सकते हो ताकि टीचर को अच्छे से देखने को मिले, यानी टीचर को लगे चलो बच्चे ने क्लियरली बनाया है। लेकिन इसको तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। ये जो पार्ट है इसको इक्वेशन 1 ले लो पूरा, ये वाला और ये वाला दोनों को। और हमने इक्वेशन 1 क्यों लिया है,
क्योंकि अभी आगे हम लोग को जो चीज़ें प्रूव करनी है ना उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमको प्रूव करना है कि जो पी क्यू है ये वाला साइड और ये जो एस आर है ये आपस में इक्वल है। तो वो प्रूव करने के लिए क्या करो तुम लोग कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना इस ट्रायंगल का यूज़ करो। और इस ट्रायंगल में देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर हमारे पास पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। अब मैं मिड पॉइंट को शॉर्टकट में एम पी लिखूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बनाना है। तो मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका है, ए बी एंड ए बी, और दूसरा वाला जो हमारे पास क्यू है वो है बी सी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही चीज़ होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो पी क्यू है बबुआ ये इस वाले साइड का, यानी कि यहाँ पर भी ऐसी ट्रायंगल बना है। तो ये अगर हमारा लाइन हमने ज्वाइन कर दिया तो ए सी हमारे पास इसके पैरेलल दिख रहा है। तो जो ए सी होगा और जो पी क्यू होगा वो भी आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पर तुम लिख सकते हो इसको कि जो भैया जी पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी का। और साथ ही साथ एक चीज़ और लिखेंगे हम यहाँ पर, ये एंड लिखा है मैंने, कि जो पी क्यू है वो क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो यहाँ पर फिर से तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ तो तुम देखना कि इधर भी हमारा हाफ ऑफ ए सी आ रहा है, यहाँ भी हाफ ऑफ ए सी आ रहा है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में राइट पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से ये समझ में आ रहा है कि अगर राइट पार्ट हमारा इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, यानी कि जो एस आर होगा वो बराबर होगा पी क्यू के। तो ये इस तरीके से तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला गया था कि यही जो पी क्यू आर एस नाम का एक डब्बा तुमको दिख रहा है ना, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में हम लोग किसी भी जो पेयर होगा साइड के, हम उसको क्या करें, अगर पैरेलल प्रूव कर दें और इक्वल प्रूव कर दें तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों की पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है ना ये सब क्या होते हैं, तो तुम लोग मेरा अंतिम में जरूर ज्वाइन करना। तुम लोग मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है वो, 499 रुपये में साल भर के लिए है बच्चा लोग। 499 रुपये तुम लोग ये पर इन्वेस्ट करोगे, साल भर तुम लोग कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया वहाँ पर। तो उससे तुम लोगों को क्या होगा कि ये सारी चीज़ें तुम लोग कन्फ्यूजन हो रहा है ना क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्योंकि क्लास 8 में अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है। यहाँ पर बच्चा सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा ना तो वीडियो 1-1, 2-2 घंटा का बनने लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दूंगा कि भैया हमने ये देखा थर्ड वाले पॉइंट में कि वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल, इसका स्पेलिंग है बहुत खतरनाक है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर हमारे पास जो पी क्यू है वो क्या है, वो पैरेलल है एस आर के। अब बोलोगे सर ये कहाँ से पैरेलल हो गया, तो तुम लोग देख सकते हो कि जो ए सी था वो भी एस आर के पैरेलल था और जो ए सी था वो पी क्यू को भी पैरेलल था। तो जैसे इक्वल वाले में रूल होता है ना कि राइट वाला अगर इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगा, उसी तरीके से पैरेलल वाले में भी होता है कि अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि एस आर और पी क्यू भी पैरेलल होगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू और एस आर पैरेलल है एंड हमारे पास पी क्यू जो है वो इक्वल है एस आर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, देखो क्वाड लिखना और फिर उसका नाम लिख देना, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चा लोग, तो इस तरीके से तुम लोग को बनाना रहता है, राइटिंग मत जाना। मैं तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना। खास करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं ज़्यादातर एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर मैं बच्चों के कमेंट देखते रहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे 8.2 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलो जो आगे के क्वेश्चन है ना उन्हें भी फटाफट बनाते हैं। अब तुम लोग मिड पॉइंट थ्योरम तो आराम से समझ ही गया होगा कि क्या होता है। मिड पॉइंट अगर यहाँ समझ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे तुमको। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस जो है ना वो सभी मिड पॉइंट हैं, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी या डी ए जो कह लो। तो जो हमारे पास रोम्बस है उसके हमको जो चारों साइड्स होते हैं ना उनके मिड पॉइंट का नाम दे दिया गया है। हमको ये शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा पी क्यू आर एस को मिला करके वो एक रेक्टेंगल होगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है, तुमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी आता है और ये सब मैंने अंतिम बैच में करा रखा है कि किसी भी रोम्बस के जो मिड पॉइंट हैं उसको मिलाने से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम रेक्टेंगल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखो एनसीईआरटी में नहीं दी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा पेपर एनालिसिस कर लेता हूँ पहले और उसके बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आप लोग उसको इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंतिम में जरूर देख लेना। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन जो है फिलहाल उसे बना सिखा देता हूँ उनको।
तो सबसे पहले तुम लोग इसका डायग्राम समझ लो, क्योंकि सबसे पहले अगर डायग्राम क्लियर रहेगा ना तो तुम लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। डायग्राम में हमने तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ABCD नाम का एक रोम्बस रहना चाहिए, उसके मिड पॉइंट होने चाहिए, साइड AB में मिड पॉइंट P होना चाहिए, BC में R होना चाहिए, सॉरी यार BC में Q था तो मैंने PQ ऐसे कर दिया, गलती कर दिया, ये मेरे यहाँ पर Q होगा, क्वेश्चन में ही बोला था ना, हाँ PQRS ऐसे लाइन से बोला था, तो यहाँ पर Q होगा, फिर R यहाँ पर होगा हमारे पास, और ये जो होगा हमारे पास S होगा, PQRS, हाँ ऐसे होगा। तो इस तरीके से हमारे पास दे दिया डायग्राम। अब हम लोग को बोल रहा है कि जो आपके पास अंदर में क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस PQRS को मिला करके आपको क्या करना है, उसको ही एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले उसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करो कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। जब वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो उसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा एक रेक्टेंगल ही होता है। अब ये सब कैसे करने वाले हैं, तो पैरेललोग्राम प्रूव करना तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा ना कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं। उसके लिए हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रोम्बस का डायगोनल बना देंगे। यहाँ पर मैं इससे B से D को मिला दूंगा, यानी कि डायगोनल BD मैंने बना दिया, और A से मैं C को मिला दूंगा, तो डायगोनल मैंने AC बना दिया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैं डायगोनल बनाया है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, तो इस पॉइंट का नाम मैं O रख देता हूँ। ज़्यादातर सेंटर पॉइंट को ही बोला जाता है, तो मैं भी यहाँ पर O रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूँगा कि वी हैव AC एंड BD आर डायगनल्स। बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में दे दी गई थी, लेकिन अब मैंने जो नया चीज़ लिखा है, नया चीज़ जो मैंने ड्रॉ किया है वो बताना पड़ेगा टीचर को कि AC और BD जो है वो डायगनल्स हैं, है ना, विच आर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक, अब ये सब मैंने जो भी लिखा है ना बहुत आगे चल करके काम आएगा, तुम लोग भी एग्जाम में इसको जरूर लिख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो कोई भी दो ट्रायंगल ले लो। जैसे मान लो ऊपर से इस ट्रायंगल को ABD को ले लेता हूँ, तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर हमारे पास यहाँ पर P और S जो है वो मिड पॉइंट है AB का और AD का, तो ये लिख देता हूँ मैं P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ED। इसलिए हमारे पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये साइड होगा PS होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे BD के। PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, ये हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा चीज़ हम लोग लेंगे, ये ट्रायंगल मान लो नीचे से जिसका नाम BCD है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इन ट्रायंगल BCD। और यहाँ पर भी मैं देखो पूरा चीज़ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलरली करके लिख देता हूँ। सिमिलरली तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि जब बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें बार बार सेम चीज़ों को लिखना सही नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पर टीचर से जरूर पूछ लेना, लेकिन मैं तुम्हें बच्चों को बोल देता हूँ कि ठीक है भैया तुमने अगर यहाँ बनाया है इसमें तुम लोग इसको भी सेम चीज़ लिखने का क्या जरूरत है, तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बता दो कि हमारा जो BCD ट्रायंगल है उसमें ये जो QR होगा वो भी BD का पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग QR इज पैरेलल टू BD एंड ऑल्सो QR इज हाफ टू BD। तो इस वजह से इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। तो हमने यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो PQRS है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दो, खत्म खेल। बस इतना ही करना है। बस इक्वेशन 1 से और 2 से हमको ये क्लियर हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा PQRS था वो एक पैरेललोग्राम है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम लोग को समझा दिया कि वो पैरेललोग्राम कैसे होता है। अब इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल हम लोग को 90 डिग्री करना है ना, कैसे करेंगे वो समझो। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। ऐसा आसान तरीका तुम लोग को पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा आज तक के इतिहास में। उसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, तो हम लोग कोई भी एक छोटा सा यहाँ पर से जो रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हुए हैं, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये जो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल का यूज़ कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास है ना, ये वाला रेक्टेंगल, इसका यूज़ करता हूँ। लेकिन इसमें हमारे पास नाम सभी का नहीं है। यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ P। उसके बाद मैं और क्या ले सकता हूँ, QRS तो हो चुका है ना, M और N कर देता हूँ, PMON। हाँ, PMON। ठीक है, ये O हो गया, ये N हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो अब मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं। इन
क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका नाम हम लोग रखा है अभी, क्या रखा नाम, तो PM और ON हमने नाम रखा हुआ है और डायग्राम में वो दिख भी रहा टीचर को। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें हमारे पास जो PM ये वाली जो लाइन है बेटा वो इस ON के क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर जी, क्योंकि हमने PS को और BD को पैरेलल प्रूव कर चुका है। तो PM और जो ON है वो इन्हीं दोनों के तो पार्ट्स हैं, अंदर के पार्ट्स हैं। तो भैया अगर कंप्लीट वाला पैरेलल है तो उसके जो पार्ट्स होंगे तो भी तो पैरेलल होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो भैया मेरा PM है वो पैरेलल है ON के। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हमने अभी यहाँ पर प्रूव कर रखा है पहले से, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि जो PS है वो पैरेलल है BD का, इसीलिए ये हमारे पास पैरेलल हो गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है उसको भी ले लो तुम लोग, कि हमारे पास सर जी यहाँ पर सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला साइड हमने कर लिया, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि जो हमारा PN है और ये जो MO है ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और यहाँ पर पैरेलल अगर होगा तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि सिमिलरली, उसी तरीके सिमिलर का लिख रहा हूँ यार मैं, सिमिलरली हमारे पास जो ये वाला साइड है PN है वो क्या है, MO का पैरेलल होगा। PN इज पैरेलल टू MO। और इसका रीज़न भी बता देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इधर से ये ट्रायंगल्स का यूज़ करें ना, ABC ट्रायंगल का यूज़ करें और इधर से ADC ट्रायंगल का यूज़ करें, तो हमारे पास ये जो PQ होगा और ये जो हमारे पास AC होगा ये भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट दिया ही हुआ है। हमने भले सॉल्व नहीं किया, ABC ट्रायंगल का यूज़ हमने भले नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये मिड पॉइंट है, इसलिए हम डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि जो PN होगा और ये जो MO होगा वो भी पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसका रीज़न ये होगा सर जी, क्योंकि हमारे पास जो PQ है बड़ी वाली लाइन वो पैरेलल होगी AC के, इसीलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो PMON है, PMON इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से खेला शुरू करते हैं। देखो किसी भी पैरेललोग्राम में एक खासियत क्या होती है कि कोई भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है ना वो आपस में इक्वल होता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इसका ही मेरे को जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एक जो रोम्बस होता है, देखो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने अपने अंतिम में पढ़ा रखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। बच्चे लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज याद नहीं होती है। किसी भी रोम्बस में जो डायगोनल्स होता है बेटा ना, वो क्या करता है कि उस रोम्बस के डायगोनल यानी जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। ये रोम्बस का रूल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने पॉइंट O लिया हुआ था, जो मैंने शुरू में लिखा था, मैं बोल रहा था बार बार ना कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेरा 90 डिग्री का ही पॉइंट होगा। और अगर ये 90 का है तो ये 90 का हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम में है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए हमारे पास जो एंगल क्या नाम है उसका, P वाले एंगल का नाम क्या रख सकता हूँ मैं, MPN रख सकता हूँ। वो होगा इक्वल हमारे एंगल MON के, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसी तरीके से हमारे पास जो MPN है, ये वाला अगर मैं एंगल को देखूँ और ये एंगल को देखूँ तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भैया जी हमारे पास जो MON है ऑल्सो जो हमारा एंगल MON है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसका रीज़न भी बता देना कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसी वजह से ये जो एंगल है 90 डिग्री का हो गया। एंड इसलिए हमारे पास जो एंगल MPN होगा जिसका अपने को जरूरत है 90 डिग्री का, वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इसको 90 डिग्री प्रूव करने का। उसके अलावा भी एक डिटेल वाला मेथड है जो कि मैंने कई बार बच्चों को पहले भी सिखा रखा है, लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है। तो तुम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। आने वाले जनरेशन जो है ना बहुत स्मार्ट होने वाला है, तो तुम लोग ये वाला मेथड यूज़ करना। बाकी डिटेल वाला जो और मेथड है अगर बोलोगे कमेंट करो तो भी सिखा दूंगा, लेकिन ये मेथड यूज़ करो, तुम्हारे टीचर भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश हो जाओगे। तो हमारा MPN हमारा होगा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम है PQRS, इसको हमने पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर रखा है। PQRS को वन एंगल इज 90 डिग्री, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग उसे समझते हैं। देखो मैं भले बहुत स्लो समझा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन जब तुम लोग खुद से बनाओगे ना 1-2 बार प्रैक्टिस करके, तो तुम लोग को इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तुमको मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3.5 या 4 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार ना, इस वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि सर बहुत लेंदी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम लोग देख ही सकते हो कि सॉल्यूशन कितना छोटा है इसका, कितना ईजी
तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं अब। सो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कभी भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोग रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को अगर मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो एक रोम्बस बनता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, रोम्बस बनेगा या कोई और चीज़ बनेगा, तो वहाँ पर रोम्बस मार करके आना। और यहाँ पर वही चीज़ है, इस क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया है कि अगर हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS मिड पॉइंट है, उसके साइड्स ABBCDA के, तो बताइए कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बनेगा वो एक रोम्बस बनेगा। जैसे रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है वैसे रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है। और ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करें वो बता देता हूँ। तो इसके लिए भी देखो सेम चीज़ें करना है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी भी रोम्बस अगर प्रूव करना हो ना तो उसके लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव करो। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए तो रोम्बस की क्या खासियत होती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर वो पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल हैं तो वो एक रोम्बस कहलाएगा। तो हम लोग ने पहले देखो, अगर अपने को इसको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बार बार तुम लोग मैं सिखा चुका हूँ कि पहले एक ट्रायंगल बना दो ऐसे डायगोनल बना करके, फिर वही चीज़ है कि ABC ये ट्रायंगल का यूज़ करो, ADC ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करो, तो उससे तुम्हारे पास ये और ये पैरेलल है ना, पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। जो नोट्स देखते हैं बच्चे ना, उनको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में सर ने पैरेललोग्राम प्रूव करना सिखाया था, वैसे ही पहले अपन इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब अपने को इसके साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो उसका एकदम बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, तुम लोग कोई भी ट्रायंगल को पकड़ दो जिसमें आपके ये साइड्स आ रहे हो, ये जो साइड दिया हुआ है ना हमारे पास, देखो अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये तो मतलब हो गया कि अपोजिट साइड्स दो होंगे वो इक्वल और पैरेलल होंगे। जैसे हमारे पास SR और PQ को हमने ट्रायंगल का यूज करके इक्वल और पैरेलल प्रूव किया तो पैरेललोग्राम लिख दिया, वैसे इधर से SP और जो RQ होगा वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल होगा, ये पता है। लेकिन चारों आपस में इक्वल होंगे, ये कैसे करेंगे, तो तुम ट्रायंगल्स को पकड़ो। जैसे कि मान लो कि मैं ये ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल, और इधर से मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि मेरे अगल बगल के ये वाला साइड जो है और ये जो साइड है इस अंदर वाले रोम्बस का, जिसको अपने को रोम्बस प्रूव करना है ना, इसके साइड्स हमको मिल जाएंगे ये और ये साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल APS बन रहा है, APS, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है, अगर मैंने इसका APS नाम रखा है तो इधर से BPQ रखना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल BP एंड Q। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो मेरा जो AP है और जो मेरा BP है भैया बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AP इज इक्वल टू BP। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट था, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट था इसीलिए ऐसा हुआ। उसके अलावा हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का ये जो हमारे पास साइड है और इधर वाले का ये जो साइड है ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, नहीं इसको पहले बराबर ले लूँ। यहाँ पर अगर इसको मैं बराबर लेता हूँ, एक सेकेंड ना, अगर मैं AS को बराबर ले लेता हूँ BQ का, तो ये कैसे, मैं इस बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ कि बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पार्ट था ये रेक्टेंगल है और ये पार्ट बराबर है, हाँ, तो उसका जो आधा होगा वो भी बराबर होगा। ये ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको कि भैया जी जो मेरा AS है वो क्या होगा, बराबर होगा इसके BQ के। अब ये क्यों बराबर होगा वो समझ लो जल्दी से, क्योंकि हमारे पास AD और BC बराबर थे। AD क्या था, बराबर था BC का। क्यों बराबर था, क्योंकि हमको बोला गया था रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में गिवन था कि AD BC बराबर होंगे, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। AD और BC बराबर था, एंड हमारे पास S और जो हमारे पास Q है वो क्या है, मिड पॉइंट है, वो क्या है, आर मिड पॉइंट्स है ना। मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट, तो इसका और इसी का मिड पॉइंट है, तो बस यहीं पर मिड पॉइंट लिखो। और उसके बाद लिखो कि अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD हो जाएगा। AD का आधा AS होगा और इसी तरीके से BC का आधा BQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाफ ऑफ AD होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC के, और हाफ ऑफ AD का मतलब क्या हुआ, AS, और हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हुआ, BQ, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस रीजन की वजह से ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग और क्या ले सकते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर एंगल ले सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के बनते हैं कॉर्नर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो एंगल नंबर A है वो बराबर है एंगल नंबर B का, और इसका रीज़न क्या हुआ कि हमारे पास एंगल, ये जो एंगल्स हैं वो रेक्टेंगल के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एंगल्स, शॉर्टकट में ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर
90 डिग्री, इसीलिए हमारे पास ये जो नोड है ना 90 हो गया, फिर ईच 90 डिग्री भी थोड़ा शॉर्टकट में लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब हमारे पास कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, मैं लिख देता हूँ पहले तो कि जो ट्रायंगल हमारे पास APS है वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल BPQ के। चलो तो कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हो रहा है, तो सर जी हमने ये साइड लिया, फिर बीच वाला एंगल लिया और फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से हो रहा है, जिसको हम लोग SAS बोलते हैं। तो SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, यानी कि इधर से हमारे पास PS और इधर से हमारे पास जो PQ होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग PS जो है वो PQ के बराबर है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, है ना, बट वी नो, हमको ये पता था कि जो भैया PS है, ये जो PS है ये बराबर है QR के, क्योंकि पहले से अपने को ये पैरेललोग्राम प्रूव कर रखा है हमने। तो PS बराबर टू हमारे पास QR, और उसी तरीके से जो हमारे पास ये PQ है वो किसके बराबर है, तो PQ जो है वो SR के बराबर था। तो PQ बराबर टू SR, है ना, ये सब हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रीजन लिख भी सकते हैं कि जो PQRS है, PQRS इज़ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम था, इस वजह से इसके अपोजिट साइड को हमने इक्वल लिखा है। तो अगर PS QR के बराबर है और PQ SR के बराबर है और PS PQ आपस में बराबर पहले से हैं, तो भैया फॉर एग्जांपल के लिए मान लो थोड़ी देर के लिए ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 का होगा। PS यहाँ भी तो मैंने लिखा है, तो ये भी 5 का हो गया। और उसी तरीके से इधर भी हमारे पास PQ जो है अगर वो 5 का है तो SR भी 5 का होगा, तो सभी 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो इसलिए हमारे पास, है ना, इन पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास बना हुआ है PQRS, हमारे पास जो PS है वो बराबर हो गया हमारे QR के, फिर वो बराबर हो गया हमारे पास SR के, और फिर वो बराबर हो गया कौन बच गया, PQ बच गया। तो PQ, तो सबको बस बराबर लिख देना है, किसी को भी सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, बस चारों को आपस में बराबर कर दो। तो ये जो पैरेललोग्राम था इसमें चारों साइड बराबर हैं, हैंस हमारा जो PQRS है, PQRS वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, तो इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट करके टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में समझाने की। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों वो बनाते हैं, और उससे पहले जल्दी से अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ तुम लोग पढ़ाने के लिए। तुम लोग लाइक करोगे ना तो और बच्चों तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचेगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना यार, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी और भी वीडियोस बनाऊंगा, इसके वन शॉट वगैरह भी बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में। ठीक है, चलो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उधर बना जाए। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, जब आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल है। ट्रेपीजियम में जानते हो दो पैरेलल साइड्स होते हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि BD नाम का एक डायगोनल है हमारे पास, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि जो हमारे पास AD जो साइड था उसका बीचों बीच का पॉइंट E है। बहुत अच्छी बात है। अब बोला जा रहा है कि लाइन इज ड्रॉ थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी कि E से एक लाइन बनाया जा रहा है इस तरीके से जो कि AB के पैरेलल है, और वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले साइड BC को। कहां पर, तो F पॉइंट जो है ना यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो शो कीजिए कि जो F होगा वो भी मिड पॉइंट होगा इस वाले BC साइड का। कैसे शो करना, बहुत ईजी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉपी में समझते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर अगर अपने को F को मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। वो क्या होता है चलो वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले हमने क्वेश्चंस में ये समझा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो थोड़ा सा कन्वर्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कभी भी आपके पास किसी ट्रायंगल में अगर ये चीज़ दिया हो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें आपका ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला पॉइंट होगा ना ये भी हमारा मिड पॉइंट ही होगा। इसको ही बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले क्या था कि हमको दोनों मिड पॉइंट दिए रहते थे, तो हम वहां से नियम ये बनाते थे कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे और ये इसका आधा होगा, ये होता था मिड पॉइंट थ्योरम। और कन्वर्स में क्या कहा जाता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट, बस एक ठो पॉइंट को बोला गया कि वो मिड पॉइंट है, दूसरे वाले को नहीं बोला गया है, लेकिन ये बता दिया है कि ये मिड पॉइंट है इस वाले साइड का, और ये जो लाइन बनी है वो इसके पैरेलल है, तो फिर यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि ये भी जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। इसको ही बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब करना क्या है वो समझो। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट पे कट हो रहा है ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, जैसे ABCDEF हो चुका है, G नाम रख सकते हो, O नाम रख सकते हो, ज़्यादातर मैं सेंटर में O नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी फिलहाल O नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल का यूज़ करें, ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम A B और D है। अच्छा ये चीज़ भी मैंने जो लिखा है वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको बोला गया था कि AB और DC पैरेलल हैं, ट्रेपीजियम के ये दोनों पैरेलल साइड क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और साथ ही साथ ये भी बोला था कि जो EF है वो AB के पैरेलल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था,
ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला इसके भी पैरेलल होगा। तो वही हमने लिखा है कि भाई जो DC और EF है ना, ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगे। इसका काम आगे पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। ADB इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो बताया क्या गया है कि जो मेरा EF है वो पैरेलल है AB का। इसका मतलब कि जो EO होगा या कह लो EF का जो पार्ट है वो भी इसका पैरेलल ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो E है वो मिड पॉइंट है। E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। AD का मिड पॉइंट है। एंड साथ ही साथ हमको ये पता है कि जो EO है वो क्या है, पैरेलल है AB का। EO इज़ पैरेलल टू AB। तो यहाँ पर तुम लिखोगे फ्रॉम या फिर बाई मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट MP लिख देता हूँ शॉर्टकट में और थ्योरम को TH लिख देता हूँ। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये होगा कि जो O है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे BD का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अपन कि O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। एक चीज़ भी हुआ यहाँ पर, अब इसका अपन को जरूरत पड़ने वाला है। हमने भी क्या किया कि जो ये पॉइंट O था इसको मिड पॉइंट किया। अब आप ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इधर से, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम BCD रख सकते हो, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD के अंदर क्या है भैया, तो जो O है O इज़ क्या है भैया, तो वो मिड पॉइंट है। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, जो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। और साथ ही साथ जो हमारे पास OF है वो क्या होगा, DC के पैरेलल होगा, क्योंकि जो EF है ये जो देखो हमने यहाँ पहले लिख दिया है कि EF और DC पैरेलल है। ये वाला पूरा पैरेलल है। तो इसका जो पार्ट है, ये कंप्लीट लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। तो जो OF होगा हमारे पास, OF वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा हमारे DC का। तो ये दोनों चीज़ें हमको फिर से मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी जो होगा इस वाले साइड का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमको ये पता चल जाता है कि जो F है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। F इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर समझाया गया था, जो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो 2 क्वेश्चन और बचे भी हैं, मजेदार क्वेश्चन हैं, उन्हें भी बना लेते हैं। सो फिफ्थ वाले में बोला जा रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका नाम A, B एंड C और D दिया हुआ है। इसमें E और F जो है ना वो क्या है, तो आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। ये जो E है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है, आप फिगर में देख सकते हो। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, तो आपको ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट AF बना हुआ है एंड EC बना हुआ है, ये देखो EF और जो EC बना हुआ है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को। यहाँ पर आप जो ये डायगोनल देख रहे हो ना BD, इसको ये 3 बराबर पार्ट में मिल करके डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है ये इस डायगोनल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी लाइन थी उसको 3 बराबर पार्ट में, 3 बराबर पार्ट कौन से, एक तो D से P तक ये पहला पार्ट, फिर P से Q तक ये दूसरा पार्ट और फिर Q से B तक तीसरा पार्ट। ये 3 बराबर पार्ट्स हमको यहाँ पर प्रूव करने कि ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन है और कॉपी में समझते हैं। भले थोड़ा सा लेंदी बनता है लेकिन बहुत ईजी बनता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पहला जो स्टेप आप करने वाले हो वो ये करने वाले हो कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना डब्बा, ये वाला डब्बा जो हमारे मिड पॉइंट से बना हुआ है, इस डब्बे को आप अभी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। सबसे पहला काम ये रहेगा, जब आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तब जाकर के आगे हमारे पास ये जो है ना 3 बराबर पार्ट हमको मिलेंगे। तो अब अपने को इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है, तो बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD पैरेलल होगा। AB क्या होगा, पैरेलल होगा CD के। और अगर AB और CD पैरेलल है तो इसलिए AB का जो पार्ट AE होगा और CD का जो पार्ट हमारे पास CF है वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। अचानक से कॉल आ गया था तो मेरा उधर ध्यान चल गया था। तो मैं क्या बता रहा था कि ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, तो इसलिए हमारे पास जो AE होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे FC के, ठीक है, क्योंकि उसका ही पार्ट है ना। इसका और ये जो पैरेलल लाइन थे उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं लिखने का। बाकी मैं बता देता हूँ, लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। पैरेलल साइड्स के जो पार्ट्स होते हैं वो है ना, या फिर पैरेलल लाइंस के जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पता चल गया कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। उसके अलावा अगर मैं इसको और इसको आपस में इक्वल प्रूफ कर दूँ तो फिर ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम 1 पेयर जो है आपस में पैरेलल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इनको मैं आपस में इक्वल कैसे करूँगा वो देखो। नाउ
अब हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ए बी जो था वो इक्वल था सी डी का, क्योंकि यह पहले से दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए बी का अगर मैं आधा कर दूँ और सी डी का भी आधा कर दूँ तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर दोनों साइड हम लोग हाफ करते हैं, अगर किसी भी कोई भी अगर होल पार्ट है और उसका आधा कर दो तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दोनों साइड 10 है, मान लो ये भी 10 और ये भी 10 है, तभी तो बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है। तो 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, इसका भी 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, यानी कि दोनों के जो आधा होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। 5 = 5 ही होता है, इसीलिए हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हो। ऐसा बता दिया। अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि भैया ये देखो कि ए बी का हाफ क्या है, तो ए बी का हाफ 2 है, एक तो ए ई है और दूसरा बी ई है। तो हम लोगों को बी ई से लेना देना नहीं है। अच्छा, ये हाफ क्यों है, क्योंकि ई जो है वो पहले से ही मिड पॉइंट अपने को बता दिया था, क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ये मिड पॉइंट है। तो इसी वजह से ए बी और ई बी जो है वो ए ई और ई बी जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, जो कि आधा है इस वाले कंप्लीट ए बी का, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का यूज़ करेंगे, ए ई का यूज़ करेंगे। हाफ ऑफ ए बी के बदले में मैं लिख दूंगा ए ई, और उसी तरीके से हाफ ऑफ सी डी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी एफ वाला पार्ट है उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो चीज़ें निकल गई, एक ये निकल गया और एक ए निकल गया। तो अब यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि ये फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में ही कि सो क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसका नाम ए ई सी और एफ है, ठीक है, कौन सा, यही वाला पतलू सा जो बीच में हमारे पास है। तो ए ई सी एफ क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम, और उसका रीज़न हमने यहाँ पर बता दिया, दो बक्सों में बंद कर दिया, वही उसका रीज़न है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या है सर, इससे फ़ायदा ये है कि अब आपको अगर ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल मिल गया, तो किसी पैरेललोग्राम जब बनाते हो तो इसके जो दोनों साइड्स होते हैं ना, ये और ये भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे यार बहुत कॉल आ रहा है, रुको एक सेकंड। अरे यार बच्चों बहुत मजा आ गया। अभी मैंने क्या किया जल्दी से बताता हूँ, तुम लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते रहना। मैंने क्या किया ना, मैंने एक भी रील देखा था रिसेंटली जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी स्पैम कॉलर बार बार परेशान करे ना, तो उसको हम लोग परेशान कैसे कर सकते हैं। मोबाइल को पकड़ो, मोबाइल को रख दो, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखो कोई भी स्टील का, और फिर उसमें टन 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 चम्मच से बजाना शुरू करो। स्पैमर के कान जो है ना उसकी बैंड बज जाएगी, उसका आवाज़ इतना भयंकर आएगा ना कि बैंड बज जाएगा। और मैंने भी वही किया, मेरे को कल से 3-4 बार मेरे को कॉल आ चुका है, मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी मुझे बार बार कॉल करते हैं। आज मैंने वही काम किया, मस्त मोबाइल को रखा है ऐसे, कॉल उठा करके और जा करके उसके ऊपर मैंने एक बर्तन रखा, उसके ढन ठन ठन इतना बजाया है ना कि सामने वालों का तो बैंड बज गया होगा। तो चलो तुम लोग का मूड फ्रेश हो गया सुन करके ना। अब मैं तुम लोग का और मूड फ्रेश करा देता हूँ इसको कंप्लीट करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं तुम लोग ये बता रहा था कि हमारे पास जो ई सी है और जो ए एफ है वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसलिए हमारे पास जो ए एफ है वो पैरेलल होगा इसी का, और इसका ही अपने को जरूरत है। ये चीज़ हमने जो यहाँ पर पैरेलल लिखा है ना, सेम बस इसी से हम लोग पूरा काम इसी से हो जाएगा। अब तुम पकड़ो ट्रायंगल्स को, कौन कौन से ट्रायंगल को पकड़ोगे, तो सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल को पकड़ो। ऐसे ट्रायंगल पकड़ने हैं जिसमें हमारे पास ये पी वाला पॉइंट और ये क्यू वाला पॉइंट आ जाना चाहिए, और इधर साथ में हमारे पास ये जो एफ है वो भी आना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले बताया गया था कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगा, ध्यान से देखना ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के क्यू तक, और फिर ये डी से लेकर के क्यू तक। ये जो ट्रायंगल है मैं इसका यूज़ करूंगा। अभी तुम लोग समझ में आएगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल सी डी क्यू। अब सी डी क्यू के अंदर क्या है, जो एफ है वो मिड पॉइंट पहले से दिया हुआ है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये तुम लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो एफ भैया वो इस सी डी का मिड पॉइंट है। साथ ही साथ ये जो मेरा पी एफ है, ये वाली जो मेरी लाइन पी एफ बनी हुई है, ये क्यू सी के क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर, क्योंकि अभी हमने इस ए एफ को और इस ई सी को पैरेलल प्रूव किया। ये वाला पॉइंट में देखो ए एफ और ई सी को पैरेलल किया ना, तो भैया ए एफ का ही पार्ट है पी सी पी एफ, और इस ई सी का पार्ट है क्यू सी। तो इसीलिए मेरा पी एफ और क्यू सी भी आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ऑल्सो हमारे पास जो पी एफ है वो पैरेलल है क्यू सी का, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिर से लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो ये पी पॉइंट है ये भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, डी क्यू का मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिखते हैं अपन पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। और अगर ये मिड पॉइंट है, ये P अगर डी क्यू का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि D से P तक और Q से P तक ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया। तो बस यहाँ पे लिख दो कि इसीलिए हमारे पास जो DP है
वो इक्वल है क्यू पी के। और इसको फिलहाल के लिए तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहीं से हमारा आधा काम हो गया। आधा क्या, 70% काम हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, बस सिंपली ये वाला जो पार्ट है बी क्यू और ये वाला जो पार्ट पी क्यू है इसको बराबर प्रूव कर देना है। तो जब हम लोग ये पार्ट और ये पार्ट को बराबर प्रूव करेंगे तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने इक्वल पहले कर दिया है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से मैं ट्रायंगल लूंगा जिसमें ये पॉइंट ई आएगा, और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो ए ई से आएगा बी तक, यानी ए बी आ गया, और बी से आएगा पी तक। तो ये जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो ना, इस वाले ट्रायंगल का मैं यूज़ करूंगा इसमें, क्योंकि मिड पॉइंट पहले से है और ये पार्ट पैरेलल है, तो क्यू जो होगा मेरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो फटाफट देखो, इन ट्रायंगल ए बी पी के अंदर हमारे पास ई जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ये मिड पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ जो मेरा ई क्यू है, तुम लोग देखते रहना डायग्राम में कि कौन सा पार्ट को मैं ई क्यू बोल रहा हूँ, वो ए पी का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वो पैरेलल प्रूव कर लिया उसका कंप्लीट वाले को। तो ये यहाँ पर फिर से हमारे पास हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये पता चलता है कि जो क्यू है वो क्या भैया, तो वो भी मिड पॉइंट है। तो क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, तो बी पी का। ठीक है, बी पी का ये मिड पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पर ये क्यू को हमने इस बी पी का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कि क्यू बी या फिर बी क्यू और ये पी क्यू भी बराबर हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया। तो इसलिए हमारे पास बी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू के। ये ले लिया तुमने इक्वेशन नंबर 2। और बस प्यार से यहाँ पे लिख दो बगल में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाया, वहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास पी क्यू था वो डी पी के बराबर था, और जो पी क्यू है वो बी क्यू के भी बराबर है। यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। यहाँ पर भी ना क्यू पी नहीं लिखता हूँ, इसको भी मैं पी क्यू ही लिख देता हूँ, क्योंकि पी क्यू बच्चों को, अच्छा क्यू पी और पी क्यू एक ही बात होता है, लेकिन जब मैं नोट्स दूंगा तो बच्चों को ये साफ साफ दिखेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि हमारे पास जो डी पी है वो पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू जो है वो हमारे बी क्यू के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि हैंस जो हमारे पास AF नाम का लाइन था, AF और ये जो EC नाम के लाइन थे, उसने इस डायगोनल BD को क्या किया, ट्राइसेक्ट कर दिया, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हैंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा चीज़ें कि हमारे पास जो AF है एंड जो हमारे पास EC है, AF एंड EC ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट द डायगोनल कौन सा डायगोनल भैया, तो डायगोनल का नाम है BD। बस खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। और आई होप आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो बेटा अपने फ्रेंड की भी थोड़ी हेल्प कर दो और उनको भी ये क्वेश्चन समझा दो। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चलो उसे बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चों पास बुक नहीं रहता है और ये लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है, ध्यान रखना। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि ABC इज़ अ ट्रायंगल, राइट एंगल है, जहाँ पर हम कौन से में राइट एंगल बन रहा है, तो C जो हमारा पॉइंट है उसमें राइट एंगल बन रहा है। ये मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, तब तुमको अच्छे से क्लियर आएगा कि ABC एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है। A जो है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी कि AB जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसके मिड पॉइंट M से एक लाइन बनाया जाता है कि जो कि पैरेलल होगा हमारे BC का और इंटरसेक्ट करेगा AC को, कहाँ पर, तो D पर इंटरसेक्ट करेगा। अभी आप लोग के ऊपर से जा रहा होगा, ये दिमाग की खोपड़ी के ऊपर से जा रहा होगा, डायग्राम देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। सो दैट आपको ये तीनों चीज़ें शो करनी है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, फिर MD, अरे MD मेरा नाम आ गया, मजा आ गया। MD जो है वो इसी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो CM है वो MA के बराबर है, जो कि हाफ ऑफ AB है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है और मैं तुम लोग कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग पता है गलती कहाँ पर करते हैं, इस डायग्राम में ही गलती करते हैं कि क्वेश्चन में, क्योंकि बोला गया था कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट C पर बन रहा है। तो तुम लोग जब भी डायग्राम को बनाओगे आप लोग को ध्यान रखना है कि जब नाम रखो ना तो इस तरीके से ABC रखना, ताकि हमारे पास जो नाम, या फिर आप यहाँ पर A, यहाँ पर B और ऐसे भी C रख सकते हो, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए सिंपल ABC ऐसे रखो, तुमको बहुत ईजी लगेगा। तो क्यों ऐसा हमने रखा, ताकि हमारे पास C में 90 डिग्री बन जाए, और ये आप लोग को दिख रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है हमारे C के ऊपर। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम लोग को जो पहला चीज़ प्रूव करना है, अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या बोला गया था वही मैं बता देता हूँ। ये जो डायग्राम कंप्लीट हुआ हमारे पास, इसमें बोला गया था कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का, उस मिड पॉइंट का नाम M है, और वहाँ से एक लाइन जा रहा है AC के ऊपर जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट D पर, और ये जो लाइन गया है ना वो क्या है हमारे पास, इसके पैरेलल है,
है ना, क्वेश्चन बोला था नहीं बोला था, कहाँ गया हमारे पास पॉइंट मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। हाँ बोला गया था कि ये जो लाइन ऐसे गया है वो इस बी सी जो लाइन है इसके पैरेलल है। आपको क्या शो करना है, सबसे पहले शो करना है कि जो हमारा डी है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो उसके लिए बहुत आसान है, अगर इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है तो वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, डायरेक्ट आप लोग ट्रायंगल का यूज़ कर लो। देखो हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पर लिखो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ ही साथ हमारे पास ये जो एम डी है और ये जो बी सी है ये आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर हो गया एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसलिए हमारे पास बाई कन्वर्स ऑफ, है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अगर अपन उल्टा कर दे तो जो डी होगा वो हो जाएगा प्रूफ डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, और यही प्रूफ करना था अपने को, सबसे पहला चीज़ प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला जा रहा है कि एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो लाइन बना है एम डी ना, ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, इधर वाला या इधर वाला किसी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है बच्चा लोग वो देखना। सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि एम डी और ये जो बी सी है ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल टू बी सी। अब हम लोगों को क्या पता है कि कभी भी अगर कोई दो लाइन हो, अगर वो पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर दे, तो जो अंदर में एंगल बनते हैं सेम साइड में, ये जो ट्रांसवर्सल ने कट किया उसके सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या को इंटीरियर एंगल ही बोला जाता है। ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऐसे भी कहा जाता है, कई तरीके से इसको बोलते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसको को इंटीरियर एंगल बोलता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ ना तो वो हमेशा 180 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 180 डिग्री। और ये सब क्लास 7 के टॉपिक्स हैं, इसीलिए अगर आपने अंतिम बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है जो तुम लोग नहीं पढ़े उसको भी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल जो होगा ना मिल करके 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ये पैरेलल है। एंड साथ ही साथ जो हमारा ए सी है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये जो एंगल होगा जिसका नाम मैं रख सकता हूँ एंगल एम डी और सी, और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका नाम है बी सी और डी। ठीक है, तो एंगल बी सी और डी, तो ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और इसका रीज़न भी लिख देना, क्योंकि ये आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है, इसीलिए आपस में ये क्या है, इन दोनों का सम 180 है। बी सी डी अपने को पहले से पता है कि वो राइट एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो सी में एंगल बना है वो राइट एंगल का बना है, तो यानी कि 90 डिग्री इसका वैल्यू पहले से है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा एम डी सी प्लस में 90 इक्वल टू साइड में 180। सो यहाँ से जब 90 को मैं उधर ट्रांसफर करूँगा तो 180 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो गया, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एम डी सी है वो हो गया यहाँ से 90 डिग्री का, और यही अपने को प्रूव करना था। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एम डी है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है ए सी के ऊपर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दूसरा चीज़ भी प्रूफ हो गया कितना आसानी से। तीसरी चीज़ भी बहुत ईजिली प्रूफ हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमको बोला गया है कि आपके पास जो सी एम है, सी एम तो अभी हमने बनाया है नहीं, तो सी से एम को ज्वाइन कर दो सबसे पहले, क्योंकि इसी को अपने को यूज़ करना है। तो जो सी एम है वो क्या है, इक्वल है एम ए का। एम ए मतलब कि ये वाला, ये लाइन और ये लाइन को इक्वल प्रूफ करना है, और ये भी बताना है कि ये दोनों जो हैं वो ए बी के हाफ हैं। तो भैया अगर एम मिड पॉइंट है, शुरू में बोला गया था कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो वो तो हाफ होगा ही होगा, तो वो तो अपने को अलग से करनी ही नहीं है। मेन काम है इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना। कैसे करेंगे, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल जो हमारे पास ए एम डी बना हुआ है और सी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ए एम डी एंड दूसरा जो ट्रायंगल है सी एम डी, इन दोनों ट्रायंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो मेरा ए डी है और जो मेरा सी डी है वो क्या है भैया, बराबर है, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इसका ए डी इक्वल है इधर वाले के सी डी का, और उसका रीज़न है डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी ए या ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा रीज़न, ए डी सी डी बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा। अगर एक तरफ 90 बना है तो दूसरा भी 90 होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, ए डी एम है, और इधर से नाम सी डी एम है। तो इसका हमारा एंगल ए डी एम
इक्वल है इधर वाले एंगल CDM के। और रीज़न क्या है, तो रीज़न वही है कि जो MD था वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, इसीलिए ये 90 डिग्री का बन रहा है। या फिर आप इसमें दूसरा रीज़न लिख सकते हो कि ईच 90 डिग्री, दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के, ये भी रीज़न चलेगा, ये भी रीज़न चलेगा, ठीक है। ये रीज़न ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो ये लाइन है जिसका नाम MD है मेरे नाम के ऊपर, ये हमारे इस वाले ट्रायंगल भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहे हैं, यानी कॉमन एंगल साइड है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग कि जो MD इधर है वही MD इधर भी है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन साइड आ रहा है हमारे पास, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कॉमन साइड, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल AMD जो था वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CMD के। और ये क्यों हो रहा है कॉन्ग्रेंट, कौन से रीजन से हो रहा है, तो साइड एंगल साइड वाले रीजन से हो रहा है, जिसको अपन SAS रूल कहते हैं। तो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि जो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AM होगा या MA कह लो और इसका CM होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि MA जो होगा वो बराबर होगा CM के, है ना। क्वेश्चन में क्योंकि MA नाम दिया है इसीलिए मैं भी MA लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो। MA और CM बराबर हो गया। और साथ ही साथ वी नो, हमको ये भी पता है, ऑल्सो हमको ये पता है कि जो MA था वो बराबर था हाफ ऑफ AB का, AB के आधा के बराबर था। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जो M था वो मिड पॉइंट था, शुरू में बोला गया था M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसीलिए ये AB का आधा होगा। MA नाम का जो लाइन है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है वो आधा होगा पूरे इसका, क्योंकि M मिड पॉइंट था हमारे पास। तो बस यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि हैंस इससे ये साबित होता है बबुआ कि हमारे पास MA और CM बराबर हैं, जो कि हाफ ऑफ AB के हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, CM पहले लिखा था, तो चलो मैं CM की लिख देता हूँ पहले। CM इज इक्वल टू MA, जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिख दो, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग यहाँ पर के आकर के हमारा अंतिम बैच जो है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो प्यारे बच्चों, अंतिम बैच ज्वाइन करना या ना करना, लेकिन इस वीडियो को अपने फ्रेंड साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।